यस सर। चलो अच्छी बात है। चलो यार ठीक है, ऑनलाइन कनेक्ट करने के चक्कर में माइक मैंने ऑन कर लिया है, वरना आज म्यूट क्लास रिकॉर्ड होती। फुल टाइम में एक्टिंग करता हुआ नज़र आता बट क्लास नहीं रिकॉर्ड होती। हाँ वीडियो भी चल ही रहा है। तो अभी तक की कहानी को मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मोशन की शुरुआत करी थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। पहली क्लास में शुरू के 45 मिनट लगभग हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, याद है? उसमें कई तरह के क्वेश्चन, सीधी लाइन में, फिर टेढ़ी लाइन में, फिर है ना, फिर कर्व ट्रैक में, सर्कुलर ट्रैक में, वो सारी बातें। फिर हम लोगों ने स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, नहीं, फिर वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, दोनों में इंस्टेंटेनियस डेफिनेशन थी और एवरेज डेफिनेशन थी। तो एवरेज बड़े इंटरवल से निकाला जाता है और इंस्टेंटेनियस बहुत छोटे इंटरवल से निकाला जाता है। इसी को हम कैलकुलस की लैंग्वेज में क्या लिख देते हैं, ds बाई dt। ठीक है, ds बाई dt है ना, या ds वेक्टर बाई dt लिख देते हैं तो वो वेलोसिटी बन जाता है। हम लोगों ने यार मोशन को दो कैटेगरी में सोचना स्टार्ट किया था। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड बदल रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म। अब क्योंकि यार स्ट्रेट लाइन का डिस्कशन था तो हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन और फिर यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड और एक वेरिएबल एक्सलेशन, तीन कैटेगरी डिफाइन करी थी। यूनिफॉर्म मोशन के लिए केवल एक फॉर्मूला था, S इक्वल टू VT, याद है? एक्सलेटेड मोशन में ये तीन फॉर्मूले थे, V इक्वल टू यू प्लस AT, S इक्वल टू, ये तीन थे। क्या इन तीन की मदद से हमने बहुत सारे कंक्लूजन्स बनाए थे कि अगर रेस्ट से शुरू करके कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो S1 S2 S3 का रेशियो क्या होगा, nth सेकंड में कितना चलेगा, अगर सबका S सेम है तो T1 T2 का रेशियो क्या होगा। नहीं, बहुत सारे ऐसी चीजें जो फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं या आ चुकी हैं, है ना। स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात करी थी, है ना, फ्रीली अंडर ग्रेविटी टावर के ऊपर से बात करी थी, बहुत सारे उसके साइन कन्वेंशन सारे पढ़े थे, सब बातें याद आ गई यार, है ना। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मेन इन्हीं फॉर्मूलों का एप्लीकेशन हमने देखा था। फिर क्या वेरिएबल एक्सेलरेशन, मैंने कहा कि ये फॉर्मूला नहीं है बल्कि एक अप्रोच है। जैसे यहां तीन फॉर्मूले होते हैं, यहां कायदे से 6 फॉर्मूले होना चाहिए, लेकिन इनके फॉर्मूलों की संख्या भी फिक्स नहीं है। कोई एक फंक्शन दिया हो तो बाकी फंक्शन कैसे लाते हैं उसके लिए हमने अप्रोच डेवलप करी थी। हमारे पास टूल्स क्या थे, एक वेलोसिटी की डेफिनेशन, दो एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन, और फिर एक डेल्टा एस बराबर इंटीग्रल ऑफ वी डी टी और डेल्टा वी बराबर इंटीग्रल ऑफ ए डी टी। क्या ऐसे हम लोगों ने ये तीन कैटेगरी को 6 क्लास में पढ़ा है? कम से कम 6 क्लास तो लगी हैं यार, नहीं 5 लगी होंगी यहां तक। फिर 2 क्लास हमने क्या पढ़ा, ग्राफ। तो ऐसे मिलके 7 क्लास। ग्राफ में हमने क्या किया है, इन्हीं कैटेगरी के लिए, इन तीन कैटेगरी के लिए, बल्कि 2 कैटेगरी के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ पढ़े, रेस्ट के लिए पढ़े, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ पढ़े, और फिर नेगेटिव। तो अब ये स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर फिजिक्स का वो स्ट्रक्चर है कि हर टॉपिक में कई बार हमें इस स्ट्रक्चर पे झांकना पड़ेगा। अगर हमारे दिमाग में ये स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है कि तीन कैटेगरी ऑफ मोशन होती है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड विद पॉजिटिव, नेगेटिव एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये 4 कैटेगरी नहीं बनती हैं, तो हम सबसे पहले यही नहीं पता कर पाएंगे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। जब कैटेगरी पहचानेंगे तभी तो हम फॉर्मूला पहचानेंगे, कैटेगरी पहचानेंगे तभी तो उनके ग्राफ बना पाएंगे। तो ये अब तक का लेखा जोखा है। ये अक्सर मैं बना देता हूं टॉप पे ओवरव्यू दिखाने के लिए। ऐसा कुछ बना है क्या? थोड़ा और छोटा बना हुआ है। चलो अगली कैटेगरी क्या है, अगली कैटेगरी है यूनिफॉर्मली, अगली कैटेगरी है 2D 3D। देखा, जब तक कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मोशन कर रहा है कि हम उसको एक एक्सिस के बदलाव से डिस्क्राइब कर सकते हैं, केवल एक एक्सिस के बदलाव से डिस्क्राइब कर सकते हैं, तब तक वो कौन सा मोशन होता है, तब तक वो वन डायमेंशनल मोशन होता है। नहीं, और स्ट्रेट लाइन तो है ही है नहीं। कई बार ऐसा होता है कि होता स्ट्रेट लाइन मोशन है, लेकिन हम उसको वन डायमेंशन के बजाय 2 डायमेंशनल अप्रोच से डील कर सकते हैं,
3 डायमेंशनल अप्रोच से डील कर सकते हैं। होता स्ट्रेट लाइन है, लेकिन हम उसको इस तरह से लाइन बनाते हैं कि उसका एक्स भी बदल रहा है, वाई भी बदल रहा है, और तो फिर वो स्ट्रेट लाइन मोशन की 3D अप्रोच हो गई। जैसे यार मैं यहां दिखा रहा हूं, कोई बॉडी अगर ऐसे चल रहा है तो क्या उसका एक्स बदल रहा है? देखो यार, ये एक्स एक्सिस है व्हाइट वाली, येलो वाली वाई है, और ब्लू वाली क्या है? जेड है। एक्स बदल रहा है, क्या साथ ही साथ वाई बदल रहा है, और साथ ही साथ क्या बताओ इसका जेड भी बदल रहा है। तो ये कौन सा मोशन हो गया यार? ये 3 डायमेंशनल मोशन हो गया। कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से चले कि उसका एक्स वाई जेड तीनों बदले, तो वो क्या हो गया? 3 डायमेंशनल मोशन। हो सकता है वो कर्व पाथ में चल रहा हो सकता है वो स्ट्रेट पाथ में चल रहा हो। ठीक है, अभी बताओ जरा, ये मोशन, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, और इसको हम डिस्कस भी कैसे कर रहे हैं? 1 डायमेंशनल अप्रोच से। क्या बताओ, इसका केवल और केवल एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है, तो मैं कहूंगा ये स्ट्रेट लाइन है और 1 डायमेंशनल है, क्योंकि इसका केवल एक कोऑर्डिनेट बदल रहा है। ये बताओ यार, ये स्ट्रेट लाइन है, मगर क्या इसका एक्स भी बदल रहा है, और तो है ये स्ट्रेट लाइन। अच्छा होता कि मैं इसी लाइन को एक्सिस बोल देता, तो उसमें एक ही कोऑर्डिनेट बदलने की बात होती है ना, लेकिन हम इसका एक्स भी बदलाव की बात कर रहे हैं और वाई भी बदलाव की बात कर रहे हैं। इसका मतलब इसको हम 2D अप्रोच से डील कर रहे हैं, वो हमारे डील करने के ऊपर है ना। ये बताओ यार, ऐसा मोशन है, क्या बताओ यार, इसका एक्स भी बदल रहा है, वाई भी बदल रहा है, जेड कहां बदल रहा है? अरे जेड तो बाहर होता, ये भी 2D है। और अब ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, क्योंकि ये कर्व्ड रास्ते में गया है, तो ये पक्के तौर पे इसको 2D से ही डील करना पड़ेगा। देखो यार, जब तक कोई स्ट्रेट लाइन मोशन है तो हमारी चॉइस होती है कि हम अगर उसको इस लाइन को एक्सिस मान लें तो केवल एक ही कोऑर्डिनेट बदल रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं, या हम एक्सिस हट के मानते हैं तो उसको 2D से भी हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर क्या बताओ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मोशन है तो इसको हम 1 डायमेंशनल अप्रोच से डील नहीं कर सकते। अब ये प्योरली कौन सा मोशन हो गया? 2D मोशन हो गया, प्योरली 2D हो गया, इसको हम 1 डायमेंशन से डील नहीं कर सकते हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है ना। क्या बता यार, इसमें एक्स भी बदल रहा है और दूसरा वाई भी बदल रहा है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं यार कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए तुम्हें ज्यादा प्रयास नहीं करना है, क्योंकि सारा प्रयास तुम स्ट्रेट लाइन में कर चुके हो। बस एक फीलिंग लाना है कि अब हम एक साथ एक्स और वाई 2 लाइनों की बातें करने वाले हैं, या एक्स वाई और जेड 3 लाइनों की बात करना है। एक साथ तुम्हें ज्यादा बातें हैंडल करना है, हालांकि मैथ मुश्किल नहीं होने वाली है। तुम जरा इसके एक्चुअल मोशन पे ध्यान देना बंद करो, बस तुम ये सोचो कि यार इसके एक्स में बदलाव चल रहा है। देखो एक्स में स्पीड अभी ज्यादा है, फिर धीरे धीरे स्पीड कम होते होते क्या हो गई? 0 हो गई, और अभी देखो यार एक्स की स्पीड 0 हो चुकी है, और 0 होने के बाद एक्स का बदलाव बंद हो गया, कुछ ऐसा है। देखो जरा, अब इसी मोशन में साथ ही साथ तुम्हें क्या सोचना है? देखो यार वाई की स्पीड लगभग 0 है, धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी वाई का मोशन ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन वाला मोशन है, और एक्स वाला मोशन पीछे की तरफ एक्सेलेरेशन वाला मोशन। भूल गए क्या? वेलोसिटी आगे, एक्सेलेरेशन पीछे, तो स्पीड स्लो होती जाएगी। तुम यार बॉडी क्या कर रही है उस पर ध्यान देना बंद करो, तुम्हें केवल क्या सोचना है, एक्स में क्या हो रहा है और वाई में क्या हो रहा है। तो एक्स में क्या हो सकता है भाई? एक लाइन में ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है? या तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, उसको हैंडल करना हमें आता है, या तो एक्सलेटेड विद पॉजिटिव होगा, उसको भी हैंडल करना आता है, या तो एक्सलेटेड विद नेगेटिव होगा, या वेरिएबल होगा। क्या चारों कैटेगरी हमें हैंडल करना एक्स में आती है कि नहीं? तो जब यार एक्स में आती हैं तो क्या वही बातें वाई में करना पड़ जाए तो नहीं कर पाओगे? वही बातें जेड में करना पड़ जाए तो भी कर लेंगे। क्या बात जनता समझ पा रही है? कुल मिला के अब एक समय पे एक से ज्यादा लाइनों में वही बातें करना है जो स्ट्रेट लाइन मोशन में करी है। तो मुश्किल कहां हुआ? पहले और अब में क्या अंतर आया है, मैं उसको एग्जाम्पल से ही क्लियर करने वाला हूं। इसके लिए कोई नए फॉर्मूले नहीं है, उन्हीं फॉर्मूलों को मैं नए तरीके से पेश करने वाला हूं।
तो पहले और अब में क्या अंतर है मैं वो दिखाऊंगा यहाँ पे। नहीं यार, जैसे कोई जिम ज्वाइन करता है तो एक आदमी पहले कितना मोटा था, बाद में कितना पतला हो गया, अंतर दिखाता है। वैसे ही मैं बिफोर एंड आफ्टर इस तरीके से दोनों का अंतर बताने वाला हूं। दोनों तरह के एग्जाम्पल सामने लाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पहले और अब में क्या अंतर है। तीनों कैटेगरी पे हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू काम करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है 2D 3D मोशन, और मीनिंग क्या है इसका मैंने बताया, मोशन अलोंग मोर देन वन एक्सिस, है ना। एक एक्सिस से ज्यादा होगा, 2 एक्सिस है तो 2D, 3 एक्सिस है तो 3D। 2D मतलब 2 डायमेंशन, पूरा नाम है 2 डायमेंशन, लिखते हैं 2D। और इसके एग्जाम्पल क्या है, हम लोगों ने डेली लाइफ में प्रोजेक्टाइल मोशन देखा है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ काइंड ऑफ, जब हम यार फुटबॉल को किक करते हैं तो ग्राउंड से ग्राउंड में गिरता है, तो ये कौन सा मोशन है? क्या पता इसको हम एक्स वाई प्लेन से डील कर सकते हैं? नहीं, इसमें एक्स में बदलाव होगा और साथ ही साथ वाई में। तो क्योंकि यार इसको हम कम से कम 2 एक्सिस से डील कर सकते हैं, तो ये कौन सा मोशन हो गया? इसके अलावा यार प्रोजेक्टाइल मोशन के अलावा हम सर्कुलर मोशन दूसरा एग्जाम्पल जानते हैं, जो कैसा मोशन है? 2 डायमेंशन। क्या बता रहा है, ऐसे ऐसे कोई घूमेगा तो क्या वो एक्स वाई प्लेन में डील किया जा सकता है कि नहीं? और जब एक प्लेन का मोशन होता है तो वो कैसा होता है? 2D। यानी यार ये 2D मोशन बेसिकली मोशन इन अ प्लेन है। और फिर 3D होगा तो यार 3D एक प्लेन का मोशन नहीं हो गया, फिर पूरे स्पेस का मोशन हो गया। यानी एक चिड़िया ऐसे टेढ़े मेढ़े उड़ रही है तो वो क्या है? 3D। तो क्या हमें 3D भी पढ़ना है? देखो ऐसा है यार कि हम लोग एक अप्रोच डेवलप करेंगे जिसमें करना सब कुछ जानेंगे, लेकिन ज्यादा बातें किसके बारे में करना है? ज्यादा बातें हमें 2D के बारे में करना है, और उसमें भी एग्जाम्पल के तौर पे क्या यूज करना है? प्रोजेक्टाइल मोशन। सर्कुलर मोशन हम बिल्कुल बाद में पढ़ने वाले हैं, जब पूरा लॉज ऑफ मोशन वर्क एनर्जी खत्म हो जाएगा। सर्कुलर मोशन अभी चलना ही नहीं है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है इस टॉपिक का। 2D 3D की बातें करना है, जनरल अप्रोच डेवलप करना है, और फिर एग्जाम्पल के तौर पे पूरी एक क्लास हमें प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है। तो अभी मैं प्रोजेक्टाइल नहीं, बल्कि ये कह रहा हूं कि कोई भी 2D 3D मोशन अगर हमें डील करना हो तो हमारे मन में क्या मैथमेटिकल थॉट होंगे, वो मैथमेटिकल थॉट डेवलप करना है। बात क्लियर है? और वो भी 3 कैटेगरी के लिए। सबसे पहला क्या? यूनिफॉर्म। दूसरा क्या आएगा? यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड। तीसरा क्या आएगा? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड। 3 कैटेगरी के लिए। तो यार अभी शुरुआत करते हैं यूनिफॉर्म मोशन से। क्या इतनी बात क्लियर है? कुछ नोट करना चाहेंगे? उसमें यार केवल समझने का था, उसमें नोट करने जैसा कुछ नहीं है, यहां से नोट करना स्टार्ट कर सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं। सोचो यार, एक बॉडी अगर 2 मीटर पर सेकेंड से चल रही है लगातार एक जैसी वेलोसिटी से, तो उसी को तो यूनिफॉर्म मोशन कहते थे। इसमें क्या बातें होती थी, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता था? यार यूनिफॉर्म मोशन में केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता था, कुछ टाइम बाद उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा या डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। तो एक ही फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, अगर किसी चीज का वेलोसिटी फिक्स है तो एस बराबर क्या होता था? v इंटू टी, दैट्स इट। अगर कोई पूछे यार 10 सेकेंड बाद डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो तुम लोग क्या लिखते थे यार? s बराबर 2 इंटू 10, मतलब कितना? 20 मीटर। तो यार ये तो बात हो गई बिफोर की। बिफोर मतलब जब हम क्या पढ़ते थे? स्ट्रेट लाइन मोशन। अब यही क्वेश्चन 2D 3D में कैसे पेश किया जाएगा? क्वेश्चन 2D 3D में पेश किया जाएगा कि एक बॉडी की वेलोसिटी 2i प्लस 3j माइनस 1k है, और कोई पूछे यार t बराबर 10 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ, तो नहीं कर पाओगे यार। यार एक साथ पहले केवल एक बात होती है, अब एक साथ कितनी बातें हैं? 3 बातें हैं। ये उसका vx है,
ये उसका Vy है और ये उसका, इसका मीनिंग क्या है कि ऐसे बॉडी चल रही कि हर सेकंड उसका x में 2 का बदलाव आता है, y में 3 ऊपर जा रही है और z में 1 अंदर जा रही है। तो यार कोई चीज अगर x में 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है तो 10 सेकंड में, अगर 3 से ऊपर जा रही है तो 10 सेकंड में, और 1 से अगर अंदर जा रही है तो 10। क्या वही जो काम यहां करते थे वही यहां करेंगे? यानी पहले फॉर्मूला S बराबर VT लिखते थे, अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा S वेक्टर बराबर V वेक्टर इंटू टी। और वेक्टोरियली लिखने का मतलब होता है एक से ज्यादा डायमेंशन पे एक साथ काम करना। नहीं समझ तो तुम सीधे ही गए हो यार, फिर भी फॉर्मूला लगा के मैं बता देता हूं। 2i 3j माइनस 1k इंटू 10 करोगे तो क्या आ जाएगा 20i 30j माइनस 10k। क्या बताओ ये sx है मतलब x में कितना चला, ये क्या है sy यानी y में कितना चला, और ये क्या है sz मतलब z में कितना चला। क्या समझ गया यार? पहले केवल एक ही s होता था क्योंकि उसी लाइन में चल रहा है, तो हम ये लिखते ही नहीं थे कि i क्या j क्या, और अब एक साथ एक से ज्यादा लाइनों की बात है। अब ज्यादा ज्यादा और क्या पूछा जा सकता है मुझे बताओ? अगर कोई इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो नहीं निकाल लोगे? ये तो हम यार वेक्टर के जमाने से जानते हैं, एस एक्स एस वाई एस जेड पता है तो एक्स एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर, क्या नहीं कर पाओगे? बात समझ में आ गई है? नोट करना चाहेंगे? आंसर नहीं निकालना है, बस स्ट्रक्चर क्रिएट करते जाओ मन में। तो हमारी डिक्शनरी में एक फॉर्मूला ऐड हो गया, क्या? एस वेक्टर बराबर वी वेक्टर इंटू टी। क्या ये पहली बार आया क्या? और ये पहले भी आता था? पहले मैं वेक्टर नहीं लगाता था क्योंकि एक लाइन का डिस्कशन था, अब वेक्टर लगाया है क्योंकि एक से ज्यादा लाइन का डिस्कशन है, तो उसी का वेक्टोरियल वर्जन है। क्या बात समझ में आ गई है? मैं स्ट्रक्चर क्लियर करूंगा, फॉर्मूले तुम्हें अपने आप समझ में आएंगे क्योंकि कुछ नया है ही नहीं। क्या ये बात समझ में आ गई? बिफोर एंड आफ्टर, अरे बिफोर मतलब स्ट्रेट लाइन, और ये क्या हो गया उसका 2D 3D वर्जन। दोनों बातें समझ में आ गई हैं यार, वहीं से लिंक करना है। अब हम बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं करेंगे और इस टॉपिक में बहुत मुश्किल बातें नहीं पूछी जाती हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन में जितनी मुश्किल हमने कर ली है, यहां उतनी ही आसान आने वाली। मैथ मुश्किल नहीं आएगी, बस उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि एक साथ 2 लाइनें या 3 लाइनों की बात चल रही है, बस और कुछ नहीं है। मुझे बताओ, अभी हम लोग अगली कैटेगरी पे क्वेश्चन बनाते हैं। अगर कोई यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड में क्वेश्चन बनाता है तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन होते थे। t बराबर 0 पे किसी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलेरेशन कुछ -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। याद है यार, यही क्वेश्चन मैंने कराया था। मैं पूछूं बताओ t बराबर 13 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इस बॉडी की? तो बता यार, u दिया है, a दिया है, कुछ टाइम बाद v पूछा जाए तो तुम्हारे पास क्या तरीका होता था? v इक्वल टू u प्लस 80। तो u कितना 20, a कितना, तो इसका आंसर आ गया कुछ -6 मीटर पर सेकंड। ये तो हो गया यार बिफोर, जब स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। अब इसका 2D 3D वर्जन कैसा आएगा? अब 2D 3D वर्जन ये नोट कर लिया भाई? नोट करते चलें क्योंकि इसी से स्ट्रक्चर क्लियर होगा। एग्जाम्पल के थ्रू ही हम स्ट्रक्चर क्लियर करने वाले हैं। इसी का 2D 3D वर्जन कैसा होगा कि तुम्हें u वेक्टर में दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, यानी ये क्या है i के साथ ux है और ये क्या है uy है। a भी कुछ ऐसे ही दिया जाएगा, मान लिया ऐसा दिया है, यानी ये i के साथ क्या है ax और j के साथ क्या है ay। और कोई पूछाएगा कि बता कुछ टाइम बाद, मान लिया मैं कहता हूं 13 ही सेकंड बाद v वेक्टर बताओ। तो यार वेक्टर जानने का मतलब क्या है? वेक्टर जानने का मतलब है
कि Vx क्या आएगा और Vy क्या आएगा। अगर 2D डिस्कशन, 3D होता तो Vz के बारे में सोचते। तो यार तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो तुम अलग अलग कंपोनेंट का डिस्कशन बिल्कुल अलग अलग कर लो, या तो एक साथ दोनों कर लो। नहीं, पहले फॉर्मूला हम पढ़ते थे v बराबर u प्लस ए टी, और अब फॉर्मूला होने वाला v वेक्टर बराबर, यानी उसी का वेक्टोरियल वर्जन। तो s बराबर क्या बनेगा, u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v डॉट v बराबर u डॉट u प्लस 2a डॉट s। यानी ये पिछले फॉर्मूलों का वेक्टर वर्जन है, पिछले फॉर्मूलों का वेक्टर वर्जन है। हम चाहें तो सीधे ये लगा सकते हैं। ये कब लगते हैं, जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो। कब लगते हैं, क्योंकि ये किस कैटेगरी का डिस्कशन कर रहे हैं हम, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। जब तक एक्सेलरेशन फिक्स है तभी तक ये फॉर्मूले लगाए जा सकते हैं। तो मैंने कहा या तो तुम इसको वेक्टोरियली कर लो, या तो तुम आई का हिसाब किताब अलग और जे का मैं अलग अलग ही, मुझे लगता है अलग अलग ही करना ज्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि एक साथ हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। बदर मैं x कंपोनेंट के लिए अलग से बातें करूं तो ux कितना है 20, ax कितना है -2, तो vx कितना होगा। क्या सीधे सीधे एक लाइन के लिए फॉर्मूला लगाओ, क्या u प्लस ए टी, u कितना है 20, a कितना है -2 और t कितना है 13, तो ये कितना आ गया। इसी तरह से y कंपोनेंट के लिए अलग काम कर लो, बताओ uy कितना दिया है क्वेश्चन में 30, ay कितना दिया है -1, और vy बराबर क्या होगा uy प्लस, यानी 30 - 1 इंटू 13 कितना आ गया, कुछ आ गया 17 मीटर। क्या ये vx आ गया, यानी -6 आई कैप, और ये vy आ गया 17 जे कैप। क्या हम अलग अलग दोनों से आंसर ले आए। कोई कह सकता है सर अगर वो लगाते तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तुम्हें यार फॉर्मूले को वेक्टोरियली लगाना पड़ता। ऐसे लिखते u बराबर 20i प्लस 30j, u लिख दिया। फिर a बराबर क्या -2i -1j, और फिर यार तुम्हें पता आई वाली चीजें आपस में हैंडल करी जाती हैं वेक्टर में, जे वाली आपस, तो यहां से 20i, यहां कितना आएगा -26i, यहां 30j, यहां कितना आएगा 13j। तो आई वाला आपस में, जे वाला आपस में, क्या वही आंसर तब भी आ रहा है। क्या ज्यादा आसान लग रहा है, अरे आसान तो दोनों ही हैं। यहां क्या है कि कभी गलती के चांस नहीं है। यहां कभी कभी क्या हो जाता है कि लोग गंदा आई और गंदा जे लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूं, तो आई वाला जे के साथ मिल जाता है और जे वाला, तो गलती के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो तुम ऐसे सोचोगे हम दो स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं एक साथ, बस नहीं कर पाओगे यार। तो बिफोर पहले कैसा होता था और अब कैसा क्वेश्चन होगा, नहीं कर पाओगे यार। वही फॉर्मूले वही मैथ्स, बस एक साथ दो बार लगाना पड़ रही है आसान, कोई दिक्कत है यार। और ये नए फॉर्मूले हैं वेक्टोरियल फॉर्मूले, उन्हीं चीजों के नोट करते जाएं।
एक ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन सुने जरा। ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग हॉरिजॉन्टली, स्टार्ट मूविंग हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली स्टार्ट करता है और देयर इज एन एक्सेलेरेशन एज शोन, एन एक्सेलेरेशन एज शोन। इसमें यार एक एक्सेलेरेशन है जो इस लाइन में नहीं है, इस लाइन से हटके है ना यार। वेलोसिटी आगे है और एक्सेलेरेशन तिरछा है। तो यार अगर तिरछा एक्सेलेरेशन है तो क्या मैं कह सकता हूं यार इसके अंदर ax भी है और ay भी है? क्या बताओ, अगर ऐसा कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगल पे लगी होती है तो हम उसके दो कंपोनेंट करना कभी सीख चुके हैं। कैसे? एक ax आएगा और एक क्या आएगा, ax बताता है कि उसके x पे असर डालेगा और ay बताता है उसके y पे असर डालेगा। अब दो एक्सेलेरेशन है तो दोनों चीजों पे असर डालेंगे। यार x वाला एक्सेलेरेशन क्या प्रॉमिस कर रहा है कि इसकी x वाली वेलोसिटी को घटाएगा, और y वाला एक्सेलेरेशन क्या प्रॉमिस कर रहा है कि y की वेलोसिटी को, क्या समझ पा रहे हैं? अब दो डायमेंशन में सोचने का यही मतलब है। हम बॉडी एक्चुअली कैसे चलेगी उसको नहीं इमेजिन कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि x का क्या होगा। और मेरा क्वेश्चन है यार, फाइंड टाइम when x component of velocity become zero। क्वेश्चन है कि कितनी देर में वेलोसिटी का x कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। कर पाएंगे यार? सोचने का मौका दे रहा हूं, खुद से प्रयास करें। किस कैटेगरी का क्वेश्चन है? सबसे पहले तो कैटेगरी तय करें, ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है? अरे कैटेगरी तो बताओ यार, ये यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड है? यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड, देखा है कि नहीं? यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड जो x में पीछे है और y में, और फिक्स है कि नहीं है, तो यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड। नहीं, इसी कैटेगरी का डिस्कशन है। हाँ भाई, जिसका हो जाए बुला के दिखा सकता है। क्या x में एक्सेलेरेशन 5 है? इतनी जल्दी क्या रहती है यार? थोड़ा सही बताने के लिए थोड़ा वेट कर लो, नंबर तो पहले मिल चुके हैं। हाँ भाई यार, क्या इसका एक्सेलेरेशन को वेक्टोरियली तुम्हें लिखना चाहिए सबसे पहले तो। बता यार, इसका एक्सेलेरेशन वेक्टोरियली क्या लिखा जाएगा? पीछे आई कैप और ऊपर जे कैप। और तुम्हें वेक्टर लिखना मैंने बताया है कि x के साथ एंगल पता हो तो 5 cos 37, ये x कंपोनेंट आया है, और क्योंकि पीछे इसलिए माइनस, और j वाला क्या आएगा 5 sin 37। cos 37 की वैल्यू 4/5 होती है तो ये आ गया -4i, और ये होती है 3/5 तो आएगा +3j। यार अब तुम्हारे सामने एक्सेलेरेशन के कंपोनेंट आए हैं, क्या क्या आया है? ax -4, ay 3। क्या हमें ax के बारे में सोचना है या ay के बारे में? या जब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम जीरो, तो हम चाहते हैं कि जब vx जीरो हो गया है तब का टाइम हमें, या जब vx जीरो हो गया है तब का हमें t बताना है। तो हमें यार केवल किस कंपोनेंट का डिस्कशन करना है? x कंपोनेंट का डिस्कशन करना है। तो बता यार कौन सा फॉर्मूला लगाएं x कंपोनेंट में? v = u + at।
v0 होना है, ux कितना है। यार ये बताओ, ये जो वेलोसिटी है अगर हॉरिजॉन्टल में है तो क्या 20i है और 0, तो ux 20 है और uy क्या है। अरे जब पूरी बॉडी हॉरिजॉन्टल ही चल रही है तो उसमें uy है ही नहीं, तो यार ux कितना है 20 और ax कितना है, अरे बोलो यार ax कितना है -4, समय बताना है तो समय कितना आ गया यार 20/4 यानी कितना 5 सेकेंड। क्या आसान है यार, क्वेश्चन समझ में आया यार कैसे। देखिए यार क्वेश्चन एकदम बिल्कुल बना बनाया तो नहीं देंगे, तुम्हें थोड़ा तो सोचना पड़ेगा कि लगाना क्या है। फिजिक्स में यार बड़ा मुश्किल काम ये नहीं होता है कि मैथ मुश्किल है, उससे ज्यादा मुश्किल ये होता है कि लगाना क्या है। लैंग्वेज पढ़ के तुम्हें सोचना था कि क्योंकि x कंपोनेंट 0 होना है तो सब कुछ हमें x के बारे में सोचना है, x की वेलोसिटी पता है, x का एक्सेलेरेशन पता है, तो सब कुछ x के लिए लगा दिया। मेरा दूसरा क्वेश्चन है फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट t बराबर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है भाई, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है। क्या लगाओगे यार, एस वेक्टोरियली या अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग, दोनों तरीके लगा सकते हैं। चलो इस बार मैं वेक्टोरियली ही लगा देता हूं, ut प्लस हाफ, तो u की जगह कितना 20i। सब कुछ यार सही से लिखना, वेक्टोरियली लिखना मतलब तेज धार वाली तलवार से खेलना नहीं, या तो कंपोनेंट में अलग अलग कर लो तो हाथ कटने का खतरा नहीं है। a मतलब -4i प्लस 3j, यार ij लिखना भूले समझ लो दुर्घटना घटी। और टाइम कितना 5 सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेते हैं यार, 20 इधर आएगा 25 × 4 डिवाइड बाई 2, यार 20 इधर आएगा और यहां आएगा -25 × 4, हाँ हाँ भाई टी से तो मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल सही बात है यार। हाँ ये 100 आएगा, सॉरी यार भैया सब लोग अपनी अपनी अकल लगाएं और बाद में बताएं कि मैंने सही किया कि गलत। चलो यार धन्यवाद मुझे गलती से बचाने के लिए। आई कितना आ गया 100i इधर आ गया और यहां कितना आएगा 25 × 4, 100 में से 2 डिवाइड होगा तो ये आएगा -50i। जे के साथ कितना आ गया भाई 25 × 3 75/2 जे, ये आ गया 50i प्लस 75/2 जे। कंफर्म करें यार यही आया है एस वेक्टर। जे का क्यों नहीं निकाला, मैंने मना किया था, मैंने कहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट t बराबर 5, तो यहां मैंने लिखा है कि x वाला डिस्प्लेसमेंट बताओ। ये सब अपने आप समझना है भाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के। क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो दोनों पूछे हैं, इसका मतलब क्या बात समझ रहा है यार। ये इसका क्या है sx है और ये क्या है sy है। क्या यार क्वेश्चन कैसे करना है समझ में आ गया है, स्ट्रक्चर दिमाग में बन गया है। ये दो क्वेश्चन अलग अलग हैं, एक साथ इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, लेकिन एक बार में ये पूछ लिया जाए बिल्कुल हो सकता है, एक बार में ये पूछ लिया जाए बिल्कुल हो सकता है। बल्कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला है तुमने, कल को कोई मैग्नीट्यूड पूछे तो नहीं बता पाओगे यार, थोड़ा मुश्किल होगा, बट मैग्नीट्यूड निकालना हमें बहुत पहले से आता है। क्या ये पूरी बात समझ में आ गई है। अच्छा थोड़ा सा इसका भी मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, इस क्वेश्चन के दौरान एक्चुअली हुआ क्या है। क्या इस क्वेश्चन के दौरान एक बॉडी के अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी और एक्सेलरेशन ax कहां था पीछे, तो क्या थोड़ी देर बाद उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम हो जाएगी, नहीं, और वर्टिकल वेलोसिटी पहले थी ही नहीं अभी बढ़ जाएगी, क्यों, अरे यार ay जो लगा है, ay क्या करेगा वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ाएगा, तो यार इसका वेक्टर थोड़ा टर्न कर जाएगा, क्यों, अरे y में वेलोसिटी पहले नहीं थी अब आ गई, थोड़ी और देर बाद क्या y की वेलोसिटी और बढ़ेगी और x वाली वेलोसिटी कम होगी, तो इसका वेक्टर और टर्न कर जाएगा, और थोड़ी देर बाद एक समय पता है क्या आएगा जब उसके अंदर केवल ऊपर ही वेलोसिटी रह जाएगी और x वाली क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन में यही पूछा था कब ऐसा होगा, पहला क्वेश्चन,
तो x वाली खत्म हो गई y में, और इसके बाद पता है यार ये ऐसे जाते जाते फिर उल्टा टर्न करेगा ऐसे, क्या समझ पा रहे हैं यार? एक बार इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो जाएगी फिर वो टर्न भी करेगा, क्यों? x वाली वेलोसिटी पहले घट के 0 हुई है, फिर निगेटिव नहीं होगी, और y लगातार बढ़ता जाएगा। यानी ये प्रॉपर तरीके से कर्व्ड रास्ते में चल रहा है, ऐसे रास्ते में। यार जब तक हमने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा तो वेलोसिटी के अलोंग एक्सेलेरेशन या तो आगे हुआ करता था या तो वेलोसिटी के पीछे एक्सेलेरेशन होता था। कभी 53 डिग्री या 37 डिग्री पे मैंने एक ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया, क्यों? क्योंकि अगर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन अलग लाइन में आ जाएंगे ना तो फिर वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा ही नहीं। क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है? एक्स में बदलाव चल रहा है, वाई में बदलाव चल रहा है, दो डायमेंशन बदलाव चल रहा है। तो जब तुमने 5 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला तो पता है क्या निकाला? जहां से चालू हुई थी बॉडी और जहां वो वर्टिकल चलने लगी है वहां तक का एस वेक्टर। तो ये एस एक्स आया है 50 और ये क्या आया है? एस वाई 75। तो हर मैथ्स का अपना एक मीनिंग है, मीनिंग पे जाना नहीं है अभी, केवल प्रोजेक्टाइल की मीनिंग में जाना है। लेकिन मैं समझाने के लिए कि दिमाग में फ्रीज कर पाओ, क्योंकि यार बिना वजह रटना थोड़ा मुश्किल काम है। वजह के साथ तो रट नहीं पा रहे हो यार, बिना वजह कैसे रटोगे? तो अब यार हर बात का मीनिंग समझ में आ रहा है क्या है? ux उसकी x वाली वेलोसिटी दे रहा है, ax उसका प्रयास दे रहा है, uy है नहीं, ay है। तो x वाला डिस्कशन बिल्कुल अलग किया जा सकता है और y वाला बिल्कुल अलग किया जा सकता है, और बाद में दोनों चीजों को i j के साथ लिखा जा सकता है। क्या बात समझ में आ गई भाई? कोई दिक्कत है इसमें? यार मैं और एग्जांपल अभी नहीं करा रहा हूं, पहले मेन चीज से ध्यान नहीं हटना चाहिए। हमने अब तक दो कैटेगरी कवर कर ली हैं, कौन कौन सा? यूनिफॉर्म, और दूसरी कैटेगरी क्या? यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड। और यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड में पॉजिटिव नेगेटिव सब कवर हो गया। अरे नहीं, बताओ, इसका ax नेगेटिव था और ay क्या था? अरे फॉर्मूले तो वही है, चाहे पॉजिटिव एक्सेलेरेशन हो चाहे, क्या दोनों कवर हो गए हैं? ठीक है। तो अगली कैटेगरी क्या है? अगली कैटेगरी क्या है? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड। ये कौन सी कैटेगरी थी? यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड, जिसमें एक्सेलेरेशन फिक्स होता है। तो क्या अगली कैटेगरी जो मैं बताने वाला हूं वो है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब भी इसका एक्सेलेरेशन वेक्टर दिया जाएगा वो कुछ फिक्स ना हो के टाइम का फंक्शन होगा, ऐसा दे दिया जाए 2ti या कुछ t²j। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि x में जो एक्सेलेरेशन है वो कैसा है? वेरिएबल है। y में कैसा है? यूनिफॉर्म या वेरिएबल? वेरिएबल। और z में कैसा है? फिक्स्ड एक्सेलेरेशन है। ऐसा हो सकता है कि एक आध कंपोनेंट वेरिएबल हो और एक आध कंपोनेंट फिक्स्ड हो, बल्कि एक आध कंपोनेंट जीरो हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ओवरऑल क्या कहोगे? ओवरऑल इसको किस कैटेगरी का बोलोगे? सीधी सी बात है यार, अगर एक भी कंपोनेंट में वेरिएबल हो गया तो वो कौन सी कैटेगरी हो गई? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड। क्या ये बात समझ पा रहे हैं यार? नहीं यार, अगर क्वेश्चन एक्सेलेरेशन शुरू किया है तो थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हैंडल करना हम सीख चुके हैं। मुझे बताओ, जब हमने यार कभी वेरिएबल एक्सेलेरेशन पढ़ा था तो मैंने यार चीजों को फंक्शंस में डील करना बताया था। क्या x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम? फंक्शन याद है यार, कितने तरह के फंक्शन होते थे? 6 फंक्शन। x टाइम में, v टाइम में, a टाइम में, और v एज ए फंक्शन ऑफ क्या? x,
a एज ए फंक्शन ऑफ x और छठवा क्या a एज ए फंक्शन ऑफ v। ये हमने 6 फंक्शन पढ़े थे और इन 6 फंक्शन को हैंडल करने के लिए, बल्कि मैं कहूंगा कभी भी एक फंक्शन दिया हो और बाकी के फंक्शन लाना हो, उसके लिए हमारे पास 2 टूल तो ये थे डेफिनेशन वाले, एक v की डेफिनेशन dx by dt, एक a की डेफिनेशन dv by dt और एक a की डेफिनेशन v dv by dx। अच्छा, x को कभी कभी s लिख देते थे जब तक स्ट्रेट लाइन चल रहा था, लेकिन अब मैं x ही लिखूंगा। क्यों? क्योंकि x भी हो सकता है, y भी हो सकता है। मुझे बताओ, इसके अलावा हमने चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पढ़ा था इंटीग्रल ऑफ v dt, चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था इंटीग्रल ऑफ a dt। अब सब कुछ वेक्टोरियली लिख देते हैं, यानी यार चलो वेक्टोरियली ना लिख के यहाँ vx लिख देते हैं, यहाँ ऐसे लिख देते हैं। ये थोड़ा आसान लगता है कि एक लाइन का डिस्कशन एक बार में निकल आएगा। तो क्या पता, अगर मैंने ये सारी बातें x लाइन के लिए समझा रखी हैं, तो क्या यही बातें y में हो सकती हैं? यही बातें, यानी पहले 6 फंक्शन होते थे केवल x में, तो 6 y में, 6 z में हो सकते हैं। अब यार एक साथ 18 बातें तो कोई नहीं पूछेगा, बात एक ही होगी, बस तुम्हें अपने मन में इमेजिन करना है कि अब इतनी संभावनाएं हैं, x वाली, y वाली और z वाली। नहीं, हम लोग अक्सर 3 फंक्शन लाके खुश हो जाते थे क्योंकि बाकी सब कुछ इधर उधर करके आ जाता था। तो यहां भी मैं 3 फंक्शन की बात करने वाला हूं। मैंने यार a वेक्टर दिया है और मैं बोल देता हूं कि t बराबर 0 पे वेलोसिटी क्या थी? 0 थी, मतलब vx भी 0 था, vy भी। तो बता, a वेक्टर दिया है यानी ax दिया है, तो vx कैसे आएगा? चलो मैं अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग डिस्कशन कर लेता हूं, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। चलो मुझे बताओ, मुझे ax दिया है कितना? 2t और vx लाना है, क्या लगाओगे? a की मदद से जब v लाना होता था तो फॉर्मूला था चेंज इन वेलोसिटी बराबर इंटीग्रल ऑफ a dt। तो क्या करोगे यार? 2t का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा कितना? 2 बाहर, और t का इंटीग्रेशन क्या? t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लगा दोगे 0 से t, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, मतलब कितना? t स्क्वायर। vx, ये vx माइनस इनिशियल v होता है, तो इनिशियल 0 है, तो vx बराबर कितना आ गया? t स्क्वायर। vx आ गया भाई। यार ax दिया था, vx आ गया, समझ गया यार? अच्छा बताओ, vx दिया है और मुझे x लाना है, तो बता डेल्टा x का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? इंटीग्रल ऑफ v dt। तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, कितना आ जाएगा? t क्यूब बाई 3। लिमिट रखने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्या ये x फाइनल माइनस x इनिशियल का आंसर आया है? अगर इनिशियली बॉडी x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 पे थी, तो मैं x बराबर क्या लिख सकता हूं? t क्यूब बाई, समझ गया यार? यानी तुमने यार i वाली कहानी समझ ली। तुम्हें a वेक्टर दिया था, v वेक्टर में i के साथ क्या लिखना है तुम्हें पता चल गया। क्या लिखना है i के साथ? यार v वेक्टर में i के साथ लिखना है t स्क्वायर। और r वेक्टर, यार s वेक्टर और r वेक्टर में थोड़ा अंतर है। r वेक्टर ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट होता है और s वेक्टर स्टार्टिंग से डिस्प्लेसमेंट होता है। और जब बॉडी ओरिजिन से ही चली तो दोनों एक ही बातें हैं। कितना i के साथ? t क्यूब बाई 3। क्या बताओ, अभी j वाला डिस्कशन और k वाला तुम मुझे करके बताओगे? यार i वाला मैंने बता दिया है, j वाला और y वाला और j वाला करके बताओ। यार बिल्कुल सेम लॉजिक लगाना है भाई। क्या इस बार क्या दिया है? ay दिया है, क्या दिया है? t स्क्वायर। तो क्या vy और y सब कुछ यार 3 गुना हो गया है, और एक साथ तीनों काम कभी नहीं करना पड़ेंगे। एक साथ एक समय पे ज्यादा ज्यादा 3 काम करना पड़ सकते हैं, तीनों काम एक साथ कभी पूछा नहीं जाएगा। ये तो मुश्किलेस्ट चीज है, हार्डेस्ट चीज है यार। अगर सब कुछ पूछा है तो मैं तुम्हें सारा स्ट्रक्चर क्लियर करना चाहता हूं कि तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी आ जाए कि ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है। क्या जैसे मैंने vx और x लाया है उसी तरह से vy और y ला पाओगे? उसी तरह से vz
और z ला पाओगे। जब भी कोई तुमसे v वेक्टर पूछता है, इसका मतलब वो vx भी जानना चाहता है, vy भी जानना चाहता है और vz। जब भी कहता है r वेक्टर, इसका मतलब वो x भी जानना चाहता है, y भी जानना चाहता है और z भी। तो ला के दिखाओ, मैंने x के लिए सब कुछ कर दिया है, वही काम y के लिए करना है, वैसा ही काम z के लिए करना है। हो गया यार, मिलाओ जरा। चेंज इन vy कितने लोग का हो गया यार? बस बाकी लोग अभी करते रहें, खुद से नहीं करोगे तो कभी नहीं सीखोगे। ये 3 कहां चला गया? ये भी तो 3 मल्टीप्लाई में था, इंटीग्रेशन से t 4/4 आया, मगर 3 भी तो पहले से था। वन बाई 3 बाहर निकालो पहले, फिर इंटीग्रेशन करो। तुम लोग अगल बगल बैठती हो, सेम गलती। खैर, ये सेम गलती अक्सर करते हैं लोग। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है t की पावर 3/3। हाँ भाई, क्या ये ए वाई इंटू डी टी करना है? तो ए वाई क्या दिया है? टी स्क्वायर। यार बिना फंक्शन डाले थोड़ी इंटीग्रेशन होता है, अभी तो फॉर्मूला लिखा है, ये फंक्शन डाला है। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है क्या? t³/3। क्यों होता है अभी मैं नहीं बात करूंगा इस पे, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि होता है यार, ये सब बात कर चुके हम लोग। कितना आ गया? t³/3। कितने लोग यार? अच्छा, ये vy माइनस 0 है, इनिशियल 0 है तभी है, इनिशियल कुछ होता तो वो लिखा जाता। अभी मैं थोड़ा आसान बात करना चाह रहा हूं ताकि स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए। कितने लोग का vy आ गया है? vy आ गया है। अब हमें sy या y लाना है। बताओ, डेल्टा y के लिए क्या करना पड़ेगा? जो डेल्टा x के लिए किया था, क्या करेंगे? इंटीग्रल ऑफ vy dt। तो यार vy, ये तो फॉर्मूला लिखा है, t³ का इंटीग्रेशन होता है, नंबर हमेशा बाहर आता है, नंबर हमेशा बाहर आता है। याद है ना यार, फंक्शन का ऑपरेशन होता है और अटेंडेंट हमेशा बगल में बैठता है बाहर पैसा देने के लिए। ऑपरेशन केवल पेशेंट का करना है, इससे मैंने सिखाया था ताकि तुम लोग कभी अटेंडेंट का ऑपरेशन ना कर देना। तो ऑपरेशन किसका होता है? फंक्शन का। जो मरीज है उसका ऑपरेशन करना होता है, जो पैसे देने वाला है उसको बाहर बिठाया जाता है। तो ये पैसे देने वाला है 1/3। बता, t³ का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है? 4/4। तो यार ये 3 भी तो पहले से है, तो ये कितना हो गया? t⁴/12। क्या ये बात समझ में आ गई यार? ये y का बदलाव आया है, इनिशियल 0 था तो y बराबर कितना आ गया? t⁴/12। कितने लोग का y आ गया यार? तो यार हमारा vy भी आ चुका है t³/3 और y भी आ चुका है, कितना? t⁴/12। अब क्या बचा है? vz और z। कितने लोग आ गया यार? vz z। ट्राई करते रहे यार, खुद से नहीं कोशिश करोगे। हाँ, जेड बोलो, उसको एक्स क्यों बोल रहे हो? हाँ, ये वी जेड आ गया है और जेड ये क्या है?
हाँ ठीक है। और तीसरा बेटा इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन नंबर का जीरो होता है। इंटीग्रेशन जब भी नंबर का होता है तो नंबर बाहर वेट करता है और अंदर टी की पावर जीरो मान लिया जाता है। और किसी भी x की पावर n का होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो x की पावर जीरो का वो होगा x की पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन, तो वो x आ जाएगा। वो क्या आता है, यानी t की पावर जीरो का क्या आएगा, t आएगा। ये डिफरेंशिएशन में जीरो होता है। क्या आया, इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है। तो 5 का इंटीग्रेशन 5 बेटा 5 का करना था, 5t का नहीं करना था। 5 का क्या आएगा, 5 का आएगा 5t। डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस होता है। 5t का 5 आता है तो 5 का क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी vz, ये आएगा इंटीग्रल ऑफ az dt। az क्या दिया है 5, तो यार 5 तो नंबर है, वो बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो उसको t की पावर जीरो माना जाता है। और t की पावर जीरो का इंटीग्रेशन क्या आता है 5t। समझ गए यार। तो vz माइनस जीरो बराबर 5t, तो vz बराबर कितना आ गया 5t। कितने लोगों ने यार मुझसे पहले कर लिया है, क्या बात समझ में आ गई है। vz आ गया। अब मैं कह रहा हूं यार z लाना है, तो अब हमें vz का इंटीग्रेशन करना है, 5t का इंटीग्रेशन करना है। तो 5 बाहर आ जाएगा। अब किसका इंटीग्रेशन करोगे, t का, और t का इंटीग्रेशन क्या होता है t स्क्वायर बाय 2, तो ये आ गया यार z, t स्क्वायर बाय 2, ये z आ गया। समझ गया यार। मैं वो स्पीड देखना चाहता हूं जब तुम इसको देखते ही ये लिखना सीख जाओ। ये कोई तरीका नहीं इतना टाइम लगाना, क्या तुम्हें 2t देखते ही टी स्क्वायर महसूस हो जाए इंटीग्रेशन, और टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 और 5 का 5t, ये महसूस होना चाहिए यार। अब तक इतना इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद, इतना सब स्ट्रेट लाइन मोशन करने के बाद, अब अगर तुम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में स्ट्रगल कर रहे हो तो मतलब पहले कुछ कमी करी है, और ये तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, टी क्यूब बाई 3 का टी की पावर 4/4, और वो 3 मल्टीप्लाई हुआ, ऐसे महसूस होना चाहिए यार। पेन चलाए बिना लोग कर लेते हैं इसको, तुम लोगों को तो फिर भी मैंने पेन चलाने का टाइम दिया था। सोचो यार यहां तक पहुंचना है, सबको यहां तक पहुंचना है, और जब यहां तक पहुंचोगे तब आगे का रास्ता तय होगा। पहले तो यहां तक पहुंचो यार, आगे का रास्ता फिर दिखाई देगा। एक पहाड़ दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे, ये वाला, यानी इस आदमी को पहाड़ की चोटी ये नजर आती है पहले, फिर जब यहां पहुंच जाता है तो फिर हाँ, फिर इसके आगे और पहाड़। यही है यार फिजिक्स, यही है कि जब तुम्हें थोड़ी फिजिक्स आने लगती है तब तुम इस लायक बनते हो कि ये देख पाओ कि फिजिक्स आगे और कितनी है। जब वो आने लगती है तो आगे दिखाई देता है यही। लेकिन वहां तक पहले तो पहुंचना पड़ेगा ना यार, है तो पहाड़ी जैसा नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं है यार। बस ये कि अगली पहाड़ी चढ़ने का जज्बा आ जाए तो फिर तुम सारे पहाड़ क्रॉस कर जाओगे, खत्म बात। बस एक पहाड़ी तो पहले क्रॉस करो यार। हाँ भाई, एक पहाड़ी बस क्रॉस करना है, फिर आदत बन जाएगी। अभी हाल ही में मैंने यार जिम जाना शुरू किया है, तो मेरे बगल मेरी हालत वही होती है जो यार कमजोर बच्चों की होती है क्लास के। वहां जो जिम ट्रेनर होते हैं हम जैसे लोगों को भाव ही नहीं देते हैं। 5-5 किलो के, 2-2, 2.5 किलो के डंबल यूज कर रहे हैं, तो ऐसे कोई ध्यान ही नहीं देता है। हम बुला बुला भाई भैया इसको कैसे करते हैं, तो वो मुश्किल से भाव खाते हुए बताता है कि ऐसे करते हैं, आपको इतना भी नहीं पता ये। और वहीं वो बगल में 20 किलो वाले डंबल से अपना एक्सरसाइज कर रहा है, 25 किलो वाले से 4-4, 5-5 लगा के ऐसे उठा रहा है। उनके पीछे पीछे भागते हैं, अरे भाई साहब मैं आपको सपोर्ट कर देता हूं, ये कर देता हूं। तो वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है, कैसे पहुंच सकते हैं? क्या मैं अचानक से जाऊं और इतने सारे लगा के उठा दूं, चला जाएगा हाथ? नहीं जाएगा। चला जाएगा ना? अरे चला जाएगा भाई। सीधा तरीका है कि धीरे धीरे अपना वेट, धीरे धीरे उसमें डंबल की संख्या, वो वेट की संख्या बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे हो जाएगा। तो बस मेरा ये कोशिश रहती कि हर दिन जाना है
तो अगर पिछली बार कुछ यूज किया था तो उससे थोड़ा एक स्टेप आगे करना है, बस ये टारगेट रखना है कि आज हम जहां हैं उससे हमें थोड़ा एक स्टेप आगे का लोड लेना सीखना है। और अगर ये हमारी आदत में आ जाए, और अगर हम कंफर्ट जोन में हैं, कुछ लोग कंफर्ट जोन में क्या करते हैं कि आज भी उतना ही लोड उठा रहे हैं, कल भी उतना ही लोड उठा रहे हैं, तो क्या वो 50 किलो कभी उठा पाएंगे क्या यार? नहीं। तो आज से 1 महीना पहले जब मैंने 2.5 किलो वाले से एक्सरसाइज करी थी, 2.5 किलो कम माना जाता है वहां, नहीं तुम कहो 2.5 किलो सर, 2.5 किलो तो बहुत, 2.5 किलो बहुत नहीं होता, 2.5 किलो टमाटर बहुत होते हैं, क्योंकि टमाटर बहुत महंगे हैं, 2.5 किलो का वेट थोड़ी बहुत ज्यादा होता है। तो मुझे लग रहा था यार क्या ऐसा आएगा कि मैं 5 किलो उठा पाऊंगा, तो 2 हफ्ते बाद ऐसा दिन आ गया यार, 2 ही हफ्ते में। फिर अभी 1 महीना हुआ है, कल मैंने 7.5 किलो ट्राई किया। तो बस ऐसे यार एक एक महीने बाद एक दिन ऐसा आएगा यार कि मैं उसके बगल में जाऊंगा और 25 किलो उठा के करूंगा, तो भी यार कहेगा वो ये बात हुई ना, अब वो भाव देना शुरू कर देगा यार, समझ रहा है? तो अगर तुम चाहे तो ट्रेनर तुम्हें भाव दे, वैसे तो मैं सबको भाव देता हूं, ऐसा नहीं, तो तुम्हें यार अपना लेवल लगातार इंप्रूव करते रहना पड़ा। अगर तुम रोज 2.5 किलो उठा के चले जाओगे तो कोई तुम पे ध्यान नहीं देगा यार, यही हकीकत है यार। ऐसा नहीं कि वो कोई ज्यादा पैसा दे के बैठा है, लेकिन वो ज्यादा कैलिबर शो कर रहा है, वो दिखा रहा है कि यार मैं इतना बड़ा डंबल उठा सकता हूं, तो लोग उस पर ध्यान देते हैं। मैं भी थोड़ा देर के लिए देखता हूं यार कि ये कर क्या रहा है, इसकी हड्डी पसली जाएगी या बची रहेगी, मैं थोड़ी देर वेट करता हूं कि कोई आवाज तो नहीं आई कट और एकदम टूट गई, मगर वो कर लेते हैं। तो जो फिजिकल के साथ है वही मेंटल के साथ है, वही मेंटल के साथ है कि बॉडी बनी है डेवलप होने के लिए, दिमाग बना ही है डेवलप होने के लिए, मगर अगर तुम उसकी लिमिट्स को चैलेंज नहीं करोगे ना तो लिमिट एक्सीड नहीं करेगी। रोज रोज अपनी बॉडी को चैलेंज करोगे तो बॉडी इंप्रूव करेगी, रोज रोज अपने दिमाग को चैलेंज करोगे तो दिमाग भी इंप्रूव करेगा। लेकिन तुम लोग क्या यार कि कोशिश करते हो यार आज 2.5 किलो उठाया है, कल भी 2.5 किलो उठाएंगे, परसों भी 2.5 किलो, ऐसा ना हो कि मेरा हाथ चला जाए, मतलब वो ये नहीं होना चाहिए यार। थोड़ा थोड़ा रेस करने में क्या होगा यार, दिमाग खराब हो जाएगा क्या दिमाग? और खराब भी हो गया तो लाइफ खुशनुमा बीतेगी। तुमने देखा है जिनका दिमाग खराब होता है कभी दुखी होते क्या? खुश रहते हमेशा। तो या तो तुम बन जाओगे तो खुश रहोगे, या तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा तो भी खुश रहोगे यार। तो बोथ वेज तुम विन विन सिचुएशन में रहने वाले हो, तो फिर डर किस बात का है? लगाओ दिमाग, किस बात का डर? ठीक है, तो अभी मैं एक सीधा क्वेश्चन देता हूं। इस बार एक्सेलेरेशन शुरू करके दिया था और V और R निकालना था, अब मैं R से शुरू करके दे रहा हूं, ठीक है? मैं R से शुरू करके दे रहा हूं और तुम्हें V और A बताना है। मैं R वेक्टर दे रहा हूं, चलो यार R वेक्टर दे रहा हूं, t² I 3 sin t j प्लस 2tk, क्या दिया है? R वेक्टर। बताना क्या है? V वेक्टर एंड A वेक्टर, V वेक्टर और A वेक्टर बताना है, समझ गया? तो यार R वेक्टर दिया मतलब क्या दिया है? मतलब x दिया है, पोजीशन वेक्टर दिया है, और J के साथ क्या दिया है? Y, और K के साथ क्या दिया है? x y z दिया है। और V वेक्टर लाना है मतलब क्या लाना है? Vx लाना है, Vy लाना है, और A वेक्टर लाना है मतलब क्या लाना है? Ax लाना है, Ay लाना है, और तो यार तुम एक काम करो, अगर एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो एक x कंपोनेंट वाली लाइन बनाओ, एक y कंपोनेंट वाली, और तीनों के लिए अलग अलग सोचो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। क्या लगाना है ये तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। रोज रोज लगाओगे तो एक दिन 50 किलो पे भी एक्सरसाइज कर पाओगे। जाते हुए यार 2D 3D लेके जाना, शायद नीचे रखा है, मैं दे दूंगा। इसके 7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले करना है, उसके बाद ही
3 cos, cos के अंदर क्या है? तो टी चला क्या? अरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन फंक्शन आता है, उसका इनपुट गायब कर लोगे क्या? हाँ भाई, अब हमें ये सोचना है क्या इस बार अगर x दिया है और vx लाना है, x दिया है और vx लाना है, तो x और vx कैसे रिलेटेड है? इंटीग्रेशन से या डिफरेंशिएशन से? तो अब इंटीग्रेशन नहीं करना है यार, पिछली बार a दिया था इसलिए इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो इस बार क्या करना है? यानी यार x का डिफरेंशिएशन करोगे तो v आएगा। यार क्या बताओ, v की डेफिनेशन क्या है? dx बाई dt, vx की। तो vy की क्या हो जाएगी? dy बाई dt, और vz की क्या हो जाएगी? dz बाई dt। नहीं समझा यार? कितनों का हो गया यार? भाई इसका वेट मत करो, अपने आप फैसले लेने की आदत डालो यार। d बाई डी टी ऑफ x का मतलब क्या है? x पर d बाई डी टी ऑपरेशन करना है, और d बाई डी टी ऑपरेशन के नियम अलग हैं, इंटीग्रेशन के नियम अलग हैं। बताओ जरा, d बाई डी टी ऑपरेशन x पे करना है और x क्या दिया है? t स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? तो 2t आ गया। y क्या है? y है sin t। बता यार, साइन का डिफरेंशिएशन cos t। z का डिफरेंशिएशन, z क्या दिया है? 2t, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया? क्या? vx आ गया 2t, vy आ गया cos t, vz आ गया 2। तीनों कैटेगरी आ गई यार। अच्छा बता, इस कैटेगरी में यूनिफॉर्म मोशन है? चलो अगले वाले से पूछूंगा तो ठीक रहेगा। ए वेक्टर लाना है सर। हाँ तो बता। आनंद कुछ कह रहे हैं? तो y में 3 sin थीटा ना? हाँ फिर से, हाँ ठीक है। x में तो y में 3 sin थीटा ना? अच्छा 3 भी था, सॉरी 3 भी तो था यार। 3 बाहर वेट करेगा फिर मल्टीप्लाई होगा। यहाँ बैठे लोग देखो बता नहीं रहे हैं, दूर से वो देख रहा है। 3 भी तो आएगा यार, वो कहाँ चला जाएगा? अटेंडेंट चला जाएगा, पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ भाई, vx आ गया भाई, ax लाना है, ax। तो ax क्या होता है? d बाई डी टी ऑफ vx। फिर से यार, a की डेफिनेशन क्या है? d बाई डी टी ऑफ v, यानी v पर डिफरेंशिएशन ऑपरेशन करना है। तो बता यार, v पर ऑपरेशन करना है, d बाई डी टी ऑपरेशन 2t पे। तो बता यार 2t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। t का 1 होता है नहीं? फिर बताओ ay लाना है तो d बाई डी टी किस पर करना है? v पर, d बाई डी टी ऑफ 3 cos t। बताओ क्या आ गया? cos का होता है माइनस साइन, कितना आ गया यार? -3 sin t। और az बराबर क्या आएगा? d बाई डी टी ऑफ vz। तो यार यहां तो भाई कुछ है ही नहीं, 1 का डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या आएगा? यार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं भाई, डिफरेंशिएशन के नियम उल्टे थे। तो बताओ ax आ गया 2, ay आ गया -3 sin t, और az क्या आ गया? बता सकते हैं यार किस कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी का मोशन है? आई में यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड है भाई, इसमें टाइम का कोई टर्म ही नहीं है, फंक्शन है ही नहीं। y में वेरिएबल एक्सेलेरेशन, और z में अगर जीरो एक्सेलेरेशन होता है वो यूनिफॉर्म मोशन। देखो यार इसका वेलोसिटी 2 है ना, इसका मतलब z में इसकी वेलोसिटी फिक्स है। क्या ये समझ पा रहे हैं यार तीनों चीजें कैसे लाई गई हैं?
डिफरेंशिएशन गायब है, तो फिर ये बातें फिर अभी डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद फिर से एक बार देख लेना, इंटीग्रेशन करने के बाद। क्या बात समझ में आ गई यार? हमने तीनों कैटेगरी में थोड़े थोड़े क्वेश्चन कर लिए हैं, इसमें हमने कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं किया है, बस स्ट्रक्चर क्रिएट किया है कि हमें तीनों कैटेगरी को कैसे हैंडल करना है। क्या ये स्ट्रक्चर सबका क्लियर है? यार मैंने 1D 2D 3D सब पढ़ा दिया, प्रोजेक्टाइल अभी हुआ ही नहीं है, मैंने 2D 3D सब पढ़ा दिया। अरे भाई तुम तीनों कंपोनेंट हैंडल करना सीख गए ना भाई, और ज्यादा इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं है। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन इसी का एक आसान एग्जांपल है, जो तुमने अभी अभी समझा है ना, यही अप्लाई करना है प्रोजेक्टाइल मोशन में। अभी तुमने यार क्या तीनों डायमेंशन हैंडल करना सीख लिया, चाहे यूनिफॉर्म हो, चाहे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो, चाहे वेरिएबल एक्सेलरेशन हो। तो बस यार प्रोजेक्टाइल इससे मुश्किल नहीं है, यही है बस यार। प्रोजेक्टाइल एक एग्जांपल है जिसके जरिए हमें बातें करना है, वो हम डेली लाइफ में देख रहे हैं इसलिए बातें करना है, वरना तो हमने यार प्रोजेक्टाइल से भी मुश्किल बातें हैंडल कर ली हैं। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो यार इस कैटेगरी में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कैटेगरी में, हम लोगों ने, मैं एक बार में पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। क्या देखो, पहले एक्स में ये फॉर्मूले हुआ करते थे, फंक्शन 6 फंक्शन और एक से उधर दूसरे में जाने के टूल्स, और इन टूल्स में मैंने 2 टूल्स नहीं लिखे हैं। बता, डेल्टा वी एक्स बराबर क्या, ए एक्स डी टी, और डेल्टा ए एक्स बराबर क्या, वी एक्स डी टी, ये दो। और क्या ये उन्हीं का क्या वाई वर्जन है, और यही उन्हीं का 1 2 3 4 5 टूल यहाँ है, 5 टूल यहाँ है, 5 टूल यहाँ है। क्या ये 18 बातें हो सकती हैं? ये थर्ड कैटेगरी है। देखो फिर से देख लें यार, हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, फिर उसी का एक्सेलरेटेड का वेक्टर वर्जन पढ़ा, और अब मैंने कहा वेरिएबल एक्सेलरेशन का वेक्टर वर्जन। 3 कंपोनेंट की एक साथ बात। यही स्ट्रक्चर है यार पूरी काइनेमेटिक्स का। यूनिफॉर्म पहले भी होता था, अब वेक्टोरियल है। एक्सेलरेटेड पहले भी होता था, अब वेक्टोरियल है। और वेरिएबल एक्सेलरेशन पहले भी कंपोनेंट से डील होता था, अब 3 डायमेंशन में है। क्या बात समझ में आ गई है? ये पूरा स्ट्रक्चर है यार, एक बार में अभी क्या तुम समझ पा रहे हो ये क्या लिखा है? ये कतई जहर चीज है, क्योंकि ये प्योर एक्सट्रैक्ट है। अब तक की पढ़ी हुई चीजों का पूरा लेखा जोखा इतने में है नहीं यार। कतई जहर का मतलब मैं बता चुका हूं यार, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पॉइजन, इसको कतई जहर। तो ये बोर्ड इसीलिए मैं अभी दिखा नहीं रहा था कि एक साथ देखने में किसी को चक्कर ना है। क्या अभी पूरी काइनेमेटिक्स इसी में नजर आ रही है यार? ठीक। इसमें यार एक बात मुझे और करना है। देखो यार, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ वी डी टी। मैं वेक्टोरियल लिखता हूं, इसका मतलब होता है कि 3 डायमेंशन में एस एक्स निकालना, एस वाई निकालना और एस वाई निकालना। तो 3 इंटीग्रेशन है। ये देखने में ऐसा लग रहा होगा यार, वी वेक्टर वी एक्स वी आई वी जेड में होगा, तो फिर एस भी एस एक्स एस वाई। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लाने का तरीका है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा बताओ, v अगर फिक्स होता था तो फिर s कैसे निकालते थे? अगर v फिक्स्ड होता था तो s होता था v इंटू टी, नहीं होता था? क्या जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वही चीज किस में बदल जाती है? इंटीग्रेशन में। जब वो कैसी होती है? वेरिएबल। इसी तरह से यार अगर कभी डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस s बराबर होता है v इंटू टी, जहां v स्पीड है ना कि वेलोसिटी। क्या डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है और डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। तो बता, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है वेक्टोरियली, यानी उसको 3D में चल रही बॉडी, तो यहां पर यार उसको मॉड लेके इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मॉड लेने के बाद वो वेलोसिटी नहीं बचता, क्या बन जाता है? स्पीड। ये बस मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, कभी कभी ऐसा होगा कि वेलोसिटी वेक्टर लुक में बहुत गंदा नजर आएगा, मगर मॉड निकालने के बाद वो बहुत आसान हो जाएगा।
तो मॉड लेने के बाद इंटीग्रेशन करना होता है, मॉड लेने से पहले नहीं। ऐसा क्वेश्चन आए इसके बहुत कम चांस है, लेकिन एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, v वेक्टर बराबर कुछ 2 sin t i कैप 2 cos t j कैप लिखा है। ये वेलोसिटी वेक्टर है कि नहीं है? अगर तुम इसका इंटीग्रेशन करने लग जाओ तो i के साथ भी कुछ आएगा, j के साथ लिमिट रखना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर इसका मॉड निकाल लो, मॉड, तो तुम लिखोगे यार 2 sin t का स्क्वायर 2 cos t का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया? स्पीड आ गया। और पता है ये क्या आ गया यार? दोनों से दो दो बाहर निकल आएगा, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। तो ये 2 मीटर पर सेकंड आ गया। पता है यार 2 मीटर पर सेकंड मतलब कि उसकी स्पीड कैसी है? फिक्स्ड है। यानी ये कौन सा मोशन आ गया? यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म आ गया। कोई पूछे यार बॉडी 2 मीटर पर सेकंड चल रही, 10 सेकंड बताओ कितना चलेगी? 20 मीटर। तो अगर कोई पूछे यार t बराबर 10 सेकंड में इसका डिस्टेंस बताओ, तो यार ये बड़ा आसान हो गया यार। तुम यार इसका इंटीग्रेशन करोगे 10 सेकंड के लिए तो वो 2t ही आ जाएगा। अरे इंटीग्रेशन करना ही नहीं है, 2 बाहर आ जाएगा। यार इसका मतलब क्या है कि यार डिस्टेंस निकालना हो तो ये करना होता है, और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो वो करना होता है। क्या ये आसान हो गया ना? पूछा जाएगा तो आसान ही पूछा जाएगा। ये एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, डिस्टेंस जब भी निकालना हो तो हम क्या करते हैं? स्पीड का इंटीग्रेशन करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन। और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक साथ x का भी, y का भी और z का भी, और यहां सीधे सीधे मॉड का इंटीग्रेशन करना होता है। क्या बात समझ रहा है? अगर इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता ना तो इंटीग्रेशन करना मुश्किल काम था, डिस्टेंस पूछा है तो करना आसान काम है। यानी इन फॉर्मूलों के अलावा ये फॉर्मूला और है, ये तुम्हें बना हुआ होपफुली मिलेगा। जब तुम्हें 2D 3D का असाइनमेंट मिलेगा तो ये बना हुआ मिलेगा, तो इसको नोट ना करे जनता। नोट कर रहे हो क्या यार? तुम्हारा रजिस्टर जहरीला हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। हटा दे भाई, नोट कर लिया है तो हटाएं, बगल वाले उसको नोट करने में मदद करो। देखो नोट कर रही है, हो गया है। ये कौन सा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। मैंने यार प्रोजेक्टाइल मोशन को समझाने के लिए सोचो कि मैंने यहां से लाइट डाली है ताकि उस पर्दे पे इस बॉल की छाया बन जाए। देखो जरा, बॉल के साथ साथ मैंने उसकी छाया को चला के दिखाया है। वो ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रही है, वो क्या है? उसकी शैडो है। ये उसके वाई मोशन को रिप्रेजेंट करता है। मैंने कहा यार किसी बॉडी के मोशन में अगर 2 डायमेंशन का मोशन है एक्स और वाई, तो तुम्हें बॉडी को नहीं देखना है, किसको देखना है? उसके वाई मोशन को। और तो ये कौन से मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई मोशन को। सोचो अगर मुझे एक्स मोशन रियलाइज करना हो तो मैं लाइट कहां से डालूंगा? ऊपर से। तो इसी बॉल की छाया कहां बनेगी? एक्स में। तो वो उसके कौन से मोशन को? एक्स मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बस बॉल को फेंक दो, उसके एक्स मोशन और वाई मोशन पे ध्यान दो, क्योंकि हमने यार 2D मोशन का यही मीनिंग समझा है, एक्स मोशन और वाई मोशन। ये लाइट चली गई है क्या? ठंड लग रही है? ठंड लग रही है?
तो उधर कोने बैठ जाओ यार, बाकी लोग क्यों गरमा रहे हो, थोड़ा चला दो यार 26-27 पे, उधर दूर बैठो यार, एसी से डायगोनली जितना डिस्टेंस होगी उतना कम हवा लगेगी, और फैन बंद कर लो ये वाला, बाकी लोग फैन के नीचे आ जाएं, ये भी एक समाधान है यार, सबको एडजस्ट करने दो, फैन बंद कर लो ना भाई, एसी क्यों बंद करा रहा है यार। तो हमें यार प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स मोशन और वाई मोशन को हैंडल करना है, यानी ये तो 2D डिस्कशन हो, ये तो और आसान हो, हम तो 3 डायमेंशन को हैंडल कर चुके हैं, तो ये डिस्कशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। समझ रहे हैं कैसे हैंडल करना है। प्रोजेक्टाइल मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन में अंतर क्या है मैथमेटिकली कंडीशन वाइज। क्या बताओ, किसी ऑब्जेक्ट में अगर वेलोसिटी नीचे हो और एक्सेलरेशन नीचे हो तो उसका मोशन कैसा होता है। क्या तुम्हारे पास एग्जाम्पल है, एक बॉडी को नीचे फेंक दो जी के इफेक्ट में, तो जी भी नीचे है और वेलोसिटी भी नीचे है, तो क्या वो उसी लाइन में स्पीड बढ़ाते बढ़ाते नीचे जाएगी, क्या उसकी लाइन बदलती है? नहीं। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है तो क्या होता है, पहले वेलोसिटी घटती है फिर बढ़ेगी, क्या उसकी लाइन बदलती है क्या? नहीं। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक लाइन में है तो वो मोशन हमेशा कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। क्या वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम लाइन, एक ही लाइन में है। इसका मतलब तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड a वेक्टर या तो 0 डिग्री है या तो 180 डिग्री है। भाई यहां एंगल a और v के बीच में कितना है? 0 है, यहां कितना है? 180। तो मोशन कैसा होगा? मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन। लेकिन मैं अब बात करने वाला हूं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यार ये इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन में खास बात क्या होगी कि एक ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दी जाएगी मगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है वो ना तो 180 है, ना तो 0 है, ना तो 180 है। यार वो एंगल 0 और 180 के अलावा कुछ भी बना रहे तो उसका रास्ता कर्व्ड होगा, वो एक पैराबोलिक पाथ में चलेगा। कैसा है? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ना 0 डिग्री पे है ना 180, यहां कुछ है 120-130 है ना। या क्या बता, एक बॉल को ऐसे फेंक दिया जाए, एक्सेलरेशन नीचे है तो भी एंगल कितना है यार, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कुछ 90 डिग्री का एंगल है, यहां वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कैसा है? 90 से भी कम है। क्या हर केस में अब ये मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं होने वाला। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में खास बात क्या है कि ए वेक्टर एंड यू वेक्टर आर नॉट, ए वेक्टर, अच्छा ए वेक्टर कांस्टेंट होना चाहिए यार, आर नॉट इन सेम लाइन। क्या मैं कह सकता हूं u और a एक ही लाइन में नहीं, या तुम कह सकते हो यार एंगल बिटवीन u वेक्टर एंड a वेक्टर एक कांस्टेंट होना चाहिए, मैं बार बार लिख रहा हूं, इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, नॉट इक्वल टू ना 0 हो ना 180 हो। तो उस केस में कोई भी बॉडी एक पैराबोलिक पाथ लेती है। अभी हम पैराबोलिक पे आएंगे है ना। In above case, body move in parabolic path, और उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यार प्रोजेक्टाइल मोशन की मैथमेटिकल कंडीशन क्या है कि u और a के बीच में एंगल 0 नहीं होना चाहिए। 0 180 में
स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और उसके अलावा कोई भी एंगल होगा तो कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल। तो ये हम पढ़ चुके हैं, अब हमें क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है। बात क्लियर है, नोट करते चलें। यहां पढ़ी थी, ये कौन छोड़ गया यार? यहीं रख दो यार, जिसकी होंगी वो अपनी यहीं ढूंढने आएगा, वरना नीचे मेडिकल स्टोर वाला है। तो ये तुम बांट तो नहीं रहे हो भाई? तो फिर तुम्हें कैसे पता कि ये शांति वाली है कि अशांति वाली है? क्या नाम लिखा है उसका? तो तुम्हें पता है अभी से? देखो यार, पूरे डॉक्टर बन जाओ तभी इलाज करना, ऐसे में खतरा बहुत है। अधूरे ज्ञान वाले डॉक्टर कभी ना बने। क्योंकि अगर शांति से ज्यादा रेस्ट इन पीस मिल गया कंप्लीट शांति मिल गई, तब फिर तुम कह, हमने कहा था देखो पहले इससे खाने से शांति मिलती है। जिसको वगैरह रहता है, ठीक है, और जिसको नहीं रहता उसको। चलो अब यार भैया मुझे कुछ नहीं पता है, मैं फिजिक्स अकेले जानता हूँ, बायोलॉजी मुझको बिल्कुल नहीं पता है। और तुम भी यार जब पूरा बन जाना तब देना दवा। ये प्रतिबंधित दवाएं तो नहीं यार, पता चले ड्रग्स छोड़ के मेरे यहाँ चले जाए कोई, और फिर वो एंटी नारकोटिक डिपार्टमेंट से लोग आए और मेरे को पकड़ के ले जाएं, सर आप ये बांटते हैं बच्चों को यार ड्रग्स खिला खिला के फिजिक्स पढ़ाते हैं आप। तो मैं अपने बचाव में क्या कह सकता हूँ, मैं कहूँगा सर इतना सब खिलाने पिलाने के बाद देखो इतने बच्चे आ रहे हैं, इसका मतलब इसका असर तो हो नहीं रहा है तो मैं क्यों करूंगा ये? हाँ हाँ, फिजिक्स खिलाते जब पढ़ाते हैं बच्चों को हो जाता है टेंशन होता है, तो वो कहते हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे फिजिक्स, तो हम उनको दवा दे देते हैं ये वाली। नोट कर लिया भाई? ऐसी कोई दवा नहीं भाई, दवा का सेवन ना करे, वरना दवा का डिपेंडेंस हो जाता है, फिर उसके बिना काम नहीं चलता है। दवा तुम देखते हो इंग्लिश दवाओं की दुकान में लिखा होता है ड्रग्स, दवा ड्रग्स है भाई। वो ड्रग्स और इस ड्रग्स में बस इतना ही अंतर है कि मतलब वो स्पेशली डिजाइंड होता है मजे के लिए, ये स्पेशली डिजाइंड नहीं है। लेकिन ये भी ड्रग्स है भाई, नशा है। अगर तुम कोई ड्रग्स का सेवन करते हो रोज रोज तो फिर उसके बिना काम नहीं चलेगा यार, तो मत करो यार। दवा अब तभी लो जब बहुत ज्यादा दिक्कत है, और वो भी बुखार की लो। ये शांति अंति वाली दवाएं ना लेना भाई। हाँ, कंप्लीट शांति आ गई तब। तो मैंने कहा यार प्रोजेक्टाइल मोशन हैंडल करना है तो तुम्हें यार उसको उसके रास्ते के अलोंग देखना बंद करो। हमें दो लाइनों के अलोंग प्रोजेक्टाइल मोशन देखना है। कौन कौन सी लाइन? वाई लाइन और एक्स लाइन। मैंने यार एक पर्दा इधर लगाया है जो इस बॉल की वर्टिकल शैडो को दिखाएगा। यहां से मैं लाइट फेंकूंगा तो जब जब ये चलेगा, जब यहां होगा तो शैडो यहां बनेगी, जब यहां होगा शैडो यहां बनेगी, जब यहां होगा तो शैडो यहां बनेगी। नहीं तो एक शैडो मुझे ऊपर चलते हुए नजर आएगी जो धीरे धीरे अपनी स्पीड कम करेगी, फिर नीचे आएगी, और फिर क्या वही बॉल जमीन में गिरेगी। क्या इसका मोशन ऊपर जाके नीचे जाने वाला होगा? ये कौन से कंपोनेंट का मोशन था? वाई वाला।
पता है, अगर मैं ऊपर से लाइट डालता हूं जमीन की तरफ, तो जब बॉल यहां होगी तब शैडो इधर बनेगी, जब यहां होगी तो यहां बनेगी, जब यहां होगी तो यहां वाला मोशन ऐसे चलता हुआ नजर आएगा। तो हम यार बॉल को एक्चुअल रास्ते के अलोंग ना देख के दो कंपोनेंट मोशन में देख रहे हैं। कौन कौन सा? एक्स कंपोनेंट मोशन और दूसरा क्या? वाई कंपोनेंट मोशन। एक्स कंपोनेंट मोशन और दूसरा क्या? मुझे बता रहे एक्स कंपोनेंट मोशन और वाई कंपोनेंट मोशन किस कैटेगरी के होंगे। हमने यार अभी तक जो कैटेगरी पढ़ी है उनमें से ही कोई कैटेगरी है। मुझे बताओ, ग्रेविटी का जो एक्सेलेरेशन होता है वो हमेशा कहां की तरफ होता है? नीचे की तरफ। यानी वो किस कंपोनेंट को असर डालेगा? वाई वाले या एक्स वाले? वाई वाले। तुम हकीकत में अगर देखोगे तो ये जो शैडो का मोशन है वो ऐसा नजर आएगा जैसे एक बॉल ऊपर उछाली गई है। जब एक बॉल ऊपर उछाली जाती है तो पहले स्लो होती है, फिर नीचे स्पीड बढ़ाती है। बिल्कुल वही मोशन यहां देखा जाएगा। इसका मतलब जी इसी कंपोनेंट पे फर्क डालता है। और एक्स वाला मोशन क्या? जब एक्सेलेरेशन एक्स में है ही नहीं, जो भी एक्सेलेरेशन है वो कहां है? वाई में है। तो क्या इस जी का कोई भी असर एक्स में नहीं आएगा? अरे यार, इसका कंपोनेंट भी जी पे एक्स पे नहीं आएगा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है और 90 डिग्री पे थोड़ी कंपोनेंट असर होता है। यानी यार हम गारंटी से कह सकते हैं वाई कंपोनेंट मोशन इज एक्सेलरेटेड, और उसका एक्सेलेरेशन तुम्हें पहले से पता है, उसका एक्सेलेरेशन माइनस जी होगा। नहीं होगा यार? माइनस जी, नीचे की तरफ जी होगा। और एक्स कंपोनेंट मोशन विल बी यूनिफॉर्म, यानी उसका एक्सेलेरेशन ax क्या होगा? क्या ये बात सबको बहुत कायदे से समझ में आना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि x में जब एक्सेलेरेशन ही नहीं है तो x मोशन कैसा होगा? यानी इस शैडो का मोशन हमें यूनिफॉर्म नजर आएगा और y वाला कैसा नजर आएगा? एक्सेलेरेटेड। अगर मुझे इसका a वेक्टर लिखना हो तो क्या लिखोगे? 0i माइनस जी जे। क्या ये बात समझ में आ रही है यार? इतनी बात सबको दिखना चाहिए। अक्सर वेलोसिटी जब दी जाती है तो उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया जाता है। तो मुझे बताओ इसका ux कितना और uy कितना? बता यार, अगर इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल दिया है तो यार किसी भी वेक्टर को, वेक्टर क्वांटिटी को आई जे में लिखना या कंपोनेंट में लिखना तुमने वेक्टर का शुरू से पढ़ा है, वेक्टर में शुरू से पढ़ा है। अगर ये थीटा एंगल पे है तो ux कितना होगा और uy कितना होगा? बताओ जरा, ux कितना लिखा जाएगा और uy कितना लिखा जाएगा? क्या ये बात समझ में आ रही है? ux एंगल से लगा हुआ कॉस में आएगा और uy साइन में आएगा। तो अगर तुम्हें u वेक्टर लिखना पड़ जाए तो क्या लिखोगे? u cos थीटा i प्लस u साइन थीटा j। ये भी यार एक डिस्कशन हो सकता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? यार u वेक्टर का मतलब होता है वेलोसिटी इनिशियली, या इनिशियल वेलोसिटी, या वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। वेलोसिटी एट t बराबर 0, शुरुआत की वेलोसिटी ये है। अब मुझे बताओ कौन सी वेलोसिटी फिक्स्ड है और कौन सी वेरिएबल है? क्या हम पक्के तौर पे लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है? फिक्स्ड है भाई, इसीलिए तो मैंने उसको यूनिफॉर्म मोशन लिखा है, यानी इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो अगर कोई तुमसे पूछे वेलोसिटी एट t इक्वल टू टी क्या होगा, एट t इक्वल टू टी क्या होगा, तो तुम दो कंपोनेंट के बारे में अलग अलग सोचोगे, x के बारे में और y के बारे में। तो बता यार, तुम तुरंत बता सकते हो कि बता यार इसका vx क्या होगा? यार vx जब x में यूनिफॉर्म मोशन है तो vx हमेशा ux के बराबर होगा, और वो कितना होगा? u cos थीटा। vy क्या होगा? तो यार तुमने पढ़ा है यार, एक्सेलेरेटेड मोशन होता है तो v कैसे निकालते हैं? कुछ t टाइम बाद u प्लस at। तो u है u साइन थीटा, a है माइनस जी। क्या समझ गया यार? अगर मैं इसका v वेक्टर लिखना चाहूं t बराबर t टाइम बाद,
तो लिखोगे कितना आई के साथ कितना जे के साथ, बताओ यार। u cos थीटा आई के साथ और u sin थीटा माइनस जी टी, यार ये उसका vx है और ये क्या है, क्या मैं कह सकता हूं उसका x कंपोनेंट नहीं बदल रहा है और y, यार इस बात को जरा महसूस करते हैं। कोई बॉडी अभी इधर चल रही है, अभी ऐसे चल रही है, अभी ऐसे चल रही है, अभी ऐसे चल रही है, चलने की टेंडेंसी, क्या इसका vx पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है, अभी भी उतना ही है, अभी भी उतना ही है, x में कोई फर्क। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अभी ज्यादा है, अभी कम है, अभी और कम है, अभी जीरो है, अभी निगेटिव है, अभी और ज्यादा निगेटिव है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं यार? नहीं, अरे तुम ऐसे नहीं समझ पा रहे हो, इधर देखो, अभी यार ui कुछ है, अभी कम हुआ, अभी और कम हुआ, अभी जीरो हो गया, फिर क्या हुआ, लौटना शुरू किया, इसके करस्पॉन्डिंग यहां नजर आएगा। यार जो चीज मैं यहां दिखा रहा हूं वो चीज यहां भी तो देख सकते हैं। और x वाली वेलोसिटी शुरू से लेके लास्ट तक कैसी रहेगी, यार जो चीज मैं यहां दिखा रहा हूं वो यहां भी तो नजर आएगा। क्या समझ पा रहे हैं? y वाली वेलोसिटी पहले घटती है, जीरो होती है, फिर कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तो इसका v वेक्टर पहले ऊपर की तरफ है, फिर कम ऊपर है, फिर हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर कैसा हो गया, नीचे हो गया। क्या ये भी सबको दिखना चाहिए? अगर मैं बात करूं वेलोसिटी वेक्टर का अल्फा, मैंने यहां अल्फा क्या दिखाया है, एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। यार वेलोसिटी हमेशा चलने से तय होता है, वो अल्फा पहले बहुत ज्यादा है, फिर कम हुआ, फिर क्या हो गया, जीरो हो गया, और फिर कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। क्या यार वी वेक्टर का एंगल क्या हो गया, और वो निगेटिव करने के पीछे किस कंपोनेंट का हाथ है, एक्स या वाई, वाई का। मैं फिर से बताऊं यार, क्या ये वेलोसिटी वेक्टर लिखा है, इसका टेन अल्फा वो होगा वी वाई बाई, किसी वेक्टर का टेन अल्फा यही होता है। तो क्या ये वी वाई लगातार घट के जीरो होगा कभी, फिर कैसा हो जाएगा, निगेटिव, और वी एक्स हमेशा फिक्स है, तो वी वाई में बदलने की वजह से अल्फा भी चेंज होगा। क्या मैं कह सकता हूं हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है, हाँ, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी हॉरिजॉन्टली, कैसी होगी, विल बी हॉरिजॉन्टली। दिख रही है कि नहीं? अरे भाई जब उसकी x वाली वेलोसिटी ही बची है, y वाला जीरो हो गया है, तो केवल क्या नजर आएगा, है ना। उसके बाद बताओ क्या होगा, क्या मैं कह सकता हूं अल्फा फर्स्ट डिक्रीज देन बिकम जीरो देन निगेटिव, और निगेटिव में इंक्रीज करता जाएगा, है ना, निगेटिव में इंक्रीज करता जाएगा। क्या ये सब बातें मैं तुम्हारे सामने ही दिखा रहा हूं, उन्हीं को लाइनों में लिख रहा हूं, तुम भूल जाओ तो भाव आ सकता है मन में। ये कोई लाइनें रटने की नहीं होती, समझने की होती हैं। क्या सब कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? मैंने यार u के बारे में बात कर ली, v के बारे में बात कर ली, अब मैं t बराबर t टाइम बाद उसका x और y के बारे में बात करना चाह रहा हूं, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। क्या बात करने वाला हूं, डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है x कितना चला, y कितना चला। मुझे बताओ x वाला मोशन किस कैटेगरी का मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन में एक ही फॉर्मूला है v इंटू टी। तो बताओ vx कितना है, u cos थीटा इंटू टी, तो x क्या आ जाएगा, y क्या होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये आएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या हम इसका s वेक्टर कितना लिख सकते हैं, u cos थीटा इंटू टी आई के साथ ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या ये हजम हो रहा है? अच्छा, s वेक्टर और v वेक्टर की भावनाएं अलग अलग हैं। s वेक्टर और v वेक्टर एक ही चीज नहीं होती है। v वेक्टर उस वक्त चलने की टेंडेंसी को दिखाता है, और s वेक्टर शुरू से लेके अब तक के लाइन ज्वाइनिंग को दिखाता है। यानी मैं कह दूं इस वक्त इसका v वेक्टर ऐसा है, तो s वेक्टर कैसा होगा, यार s वेक्टर ये है। इस वक्त इसका v वेक्टर नीचे है, तो s वेक्टर कैसा है,
एस वेक्टर ये है, एस वेक्टर तो शुरू से ज्वाइन करने, दोनों सेम चीजें नहीं है यार। और ए वेक्टर क्या है यार, ए वेक्टर तो हमेशा नीचे है, नहीं यार, तीनों को लेके अलग अलग भावनाएं रखो यार। एस वेक्टर लाइन ज्वाइनिंग बताता है, वी वेक्टर चलने की टेंडेंसी बताता है, और ए वेक्टर कोशिश को बताता है। कोशिश हमेशा कहां है, नीचे है। वेलोसिटी में एक्स वाला सेम है, वाई वाला घट रहा है, इसलिए उसके चलने की टेंडेंसी चेंज हो रही है। और लाइन ज्वाइनिंग मुझे बता सकते हैं यार, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपना एंगल लगातार बढ़ा रहा है, लगातार घटा रहा है, या पहले घटा रहा है फिर घटा रहा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एंगल, अभी डिस्प्लेसमेंट एंगल मैं दिखा दूं यार, ये एंगल बीटा, ये एंगल ऑफ एस वेक्टर है। तो एस वेक्टर का क्या बताओ, ये एंगल पहले बीटा ये है, बाद में ये हो गया, जब इधर आएगा तब पता है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यार। जब नीचे जाएगा तो कैसा होगा, तो पता है इसका बीटा लगातार घट रहा है। क्या बीटा, बीटा मतलब क्या, एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंगल ऑफ एस वेक्टर कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। दिख रहा है कि नहीं यार, सबके लिए अलग अलग भावना रखो। और अच्छा, मैं गामा एक एंगल और बोल दूं, एंगल ऑफ ए वेक्टर, इसके बारे में क्या बोलोगे यार? ए का एंगल तो हमेशा नीचे है, उसको मैं लिख सकता हूं -90 डिग्री। नो, क्या ये इधर से 90 है, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज है? ये देखो यार, सॉरी क्लॉकवाइज है। जब भी एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है तो पॉजिटिव लिखा जाता है, क्लॉकवाइज है तो ये हमेशा क्या है, क्या गामा हमेशा फिक्स है। तीन चीजों के एंगल की बात कर ली मैंने। वी वेक्टर का एंगल बदल रहा है, पहले घट के जीरो हुआ, फिर कैसा हो गया, नेगेटिव। फिर मैंने एस वेक्टर की बात करी, वो घटते घटते लगातार जीरो होके नेगेटिव हो गया। और ए वेक्टर की बात करी, वो हमेशा, क्या तीनों का एंगल का क्या मीनिंग है, तीनों के वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का क्या मीनिंग है, ये सब समझ पा रहे हैं यार? ए वेक्टर हॉरिजॉन्टल में है नहीं, वर्टिकल में ये है। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी फिक्स रहेगी क्योंकि एक्सेलेरेशन नहीं है, वर्टिकल में ऐसे बदलेगी क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। हॉरिजॉन्टल में यूनिफॉर्म मोशन है तो एस बराबर वीटी होगा, और यहां यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर हो गया। सब कुछ यार एक बार में देखने की कोशिश करें, और सब कुछ पूरा पैटर्न समझने की कोशिश करें, और जो मैंने लाइनें लिखी हैं उनको भी महसूस करें। इतना नोट कर लें, आज के लिए इतना काफी है। हमने यार प्रोजेक्टाइल का भी जनरल डिस्कशन किया है। मुझे यार एक बात और बताना है, उसके बाद ही मैं खत्म करूंगा, वरना अधूरा रह जाएगा यार। 5 मिनट और, वैसे भी 1:15 तो मैं बोलता ही हूं ना यार टाइम। पहले उतना नोट कर लें, फिर ये 2 मिनट और लगेगा, पूरा समझ लें। ये बैच और गोमती नगर में जो बैच चल रहा है वो बिल्कुल पैरेलल चलता है, तो मैं सोचता हूँ दोनों बराबर ही रहें तो ठीक है। यहाँ तक मैंने पढ़ाया, वहाँ पे कभी मिस हो जाए तो जनरली शाम को वो 5:15 बजे चलता है ऑनलाइन। टीटीएस में सर्कुलर चल रहा है। चलेगा, अभी बहुत समय है। नहीं आओ 2 बजे में, अभी मैं क्या शुरू करूंगा, आज शाम तक मैसेज कर दूंगा, तब आना।
2 बजे वाले में आना चाहते हो? हाँ सर जो पीटीएस वाला सर जब न्यूट्रल चलने लगेगा हाँ सर तब उसमें से आते हैं। ठीक है, आने लगना। और जो रहेगा इसको ऑनलाइन देख लीजिएगा। ठीक, अभी बहुत समय है। ट्रेजेक्ट्री, पाथ, लोकस, सबका एक ही मतलब है। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, पाथ, लोकस। देखो यार, चलो एक साथ नोट कर लेना, मैं छोड़ के जाऊंगा वैसे भी। ये सब लिखा हुआ रहेगा, मिटेगा नहीं। इधर ध्यान दे ले पहले। हाँ हाँ, ऐसा एक रिलेशन, ऐसा एक रिलेशन जो x और y को रिलेट कर पाए। तुमने यार कभी, जब कभी ग्राफ पढ़ा है तो एक्स वाई का रिलेशन देखा है। सोचो एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें x की वैल्यू डालते जाओ और y मिलता जाए। सोचो x1 डाला, y कितना, x2 डाला, y कितना, x3 डाला। क्या अगर मुझे हर x के लिए y मिलता जाए तो मैं इसमें हजारों डॉट बना सकता हूं, क्योंकि x भी पता, y भी पता। और इन डॉट को अगर मिला दिया जाए तो एक रास्ता बन जाएगा। उसी रास्ते को हम क्या बोलते हैं? पाथ। क्या वो पाथ तभी डिस्कवर किया जा सकता है जब तुम्हारा रिलेशन किसके किसके बीच में पता हो। तो कुल मिलाकर इन सब बातों का मतलब यही है, एक्स वाई रिलेशन, जहां एक्स क्या है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट, और वाई क्या है? वर्टिकल कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट ही है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, और वाई क्या है? वर्टिकल पोजीशन, या तुम उसको कोऑर्डिनेट भी कह सकते हो। यानी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का रिलेशन। ये अब ग्राफ नहीं है, ये एक्चुअल रास्ता है जिस पे बॉडी चलेगी। तो रास्ता और ग्राफ अलग अलग चीजें होती है। ग्राफ में क्वांटिटीज वी टी ए टी ऐसे बनता है, और ये सीधे सीधे स्पेस में, यानी यहां एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अपने मन से मान लिए, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, उसके हर डॉट जहां से बॉडी निकली है उसको हम पता कर सकते हैं। किस रिलेशन से? एक्स वाई रिलेशन से। तो एक्स वाई रिलेशन कहां से मिले? मुझे बताओ, हमने अभी अभी यहां एक्स लिखाना सीखा है। बताओ एक्स मोशन कैसा होता है? क्या एक्स मोशन बॉल का हमेशा कैसा होता है? यूनिफॉर्म। तो t इक्वल टू टी टाइम में बॉडी कितना एक्स कवर करती है? क्या बताओ, t इक्वल टू टी टाइम में एक्स कॉम्पोनेंट डिस्कशन तुम सीधे लिखना जानते हो कि नहीं? x बराबर क्या होता है? vt। नहीं, अगर किसी बॉल का u दिया है और थीटा दिया है तो बताओ इसका ux तुम क्या लिखते हो? यार इसका ux लिखते हो u cos थीटा, और uy क्या लिखते हो? u sin थीटा। uy बराबर आता है u sin थीटा। तो यार क्या अभी अभी हमने ये बात लिखी है, x बराबर u cos थीटा इंटू टी, देखिए कि नहीं? y कंपोनेंट डिस्कशन क्या लिखा है तुमने? बताओ जरा, क्या y बराबर लिखा है uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, यानी u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर? अभी अभी लिखा है कि नहीं? क्यों? y मोशन एक्सेलरेटेड होता है। क्या ये टाइम डालो x पाव वाला रिलेशन है, और ये टाइम डालो y पाव? लेकिन हमें यार x डालो y पाव रिलेशन चाहिए, टाइम चाहिए ही नहीं। तो हम क्या करें, यहां से टाइम उठा के कहां डाल दें? इस रिलेशन में। तो टाइम से छुटकारा मिल जाएगा और एक्स वाई रिलेट हो जाएगा। देखो यार कैसे, मैंने यार t की जगह रख दिया है क्या? x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी की जगह क्या लिखना है? x अपॉन यू कॉस थीटा। मैंने यार यहां भी और यहां भी x की जगह ये लिख दिया है। क्या साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन। तो ये आ गया x टेन थीटा। जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये फॉर्मूला में अक्सर थीटा और यू तो दिया ही जाएगा,
तो जब थीटा दिया जाएगा तो ये कोई नंबर आएगा और ये सब भी क्या आएगा यार, जी यू थीटा सब रखोगे तो कुछ नंबर आएगा। क्या ये ax माइनस बी एक्स स्क्वायर टाइप का लुक है? और जब भी स्क्वायर पावर आती है तो वो पैराबोलिक रास्ता होता है, पैराबोला ऐसे रिलेशन में बनता है। तो यार पैराबोला की इक्वेशन आ गई, और ये फॉर्मूला हम रट पाए तो रटे, नहीं तो इतना काम करके हम कभी रिकवर भी कर सकते हैं। ये ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन है। ये क्या दे सकती है? एक्स डालते जाओ, वाई मिलता जाएगा, ए और बी तो फिक्स ही होंगे। ये कोऑर्डिनेट दे सकती है, और कोऑर्डिनेट मतलब रास्ता पता करना। इसी को हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, इसी को पाथ बोलते हैं, इसी को लोकस बोलते हैं। इतना और नोट कर ले, अगली क्लास में इसके आगे बताया जाएगा।